दोस्तों, राहुल गांधी ने पैर पर कुल्हाड़ी नहीं, कुल्हाड़ी पर ही पैर मार लिया है। आप लोगों ने देखा होगा, वोटर अधिकार यात्रा जो बिहार में शुरू की गई है, वो इस मंसूबे से शुरू की गई है कि ताकि वहां पे कम से कम कांग्रेस और जो आरजेडी है उन लोगों की मिलकर सरकार बन सके। धनखड़ को जो अपने पाले में करने की कोशिश की थी, वैसे दोनों, जगदीप धनखड़ और कांग्रेस दोनों ही अपने अपनी तरफ से ये सोच रहे थे कि मैं अपने लिए अच्छा काम कर रहा हूं और कांग्रेस अपने लिए, क्योंकि दोनों के दोनों मिलकर कुछ ऐसी प्लानिंग कर रहे थे जिसकी वजह से सिर्फ नरेंद्र मोदी की कुर्सी नहीं जा सकती थी, बल्कि पूरे की पूरी एनडीए सरकार हिल सकती थी। उसके अंश सामने आने लगे हैं और ये वोटर अधिकार यात्रा है, ये सिर्फ और सिर्फ उस पर पर्दा डालने के लिए और लोगों को जो मुख्य बात है वो समझ में ना आए, वो इसलिए किया जा रहा है। तो असल में बात क्या है, ये मैं आप लोगों को आज बताने वाला हूं। तो बात शुरू होती है जब जगदीप धनखड़ का एकदम से इस्तीफा आया, तो सब लोगों ने सोचा कि ऐसा क्या हो गया, जो जगदीप धनखड़ जाटों को साथ लेके चल रहे थे हरियाणा में, वो अगर हाथ से निकल गए तो फिर हरियाणा में क्या होगा। लेकिन वो लोग ये भूल गए थे कि नरेंद्र मोदी की सरकार ऐसी सरकार है जो सख्त फैसले लेने में अब तक की सबसे बड़ी सरकार है। ये मैं मोदी सरकार की बखान नहीं कर रहा हूं, मैं आपको एग्जाम्पल देके भी समझा दूंगा। लेकिन यहां पर सबसे बड़ा एग्जाम्पल यही था कि जगदीप धनखड़ ये सोच बैठे थे कि नरेंद्र मोदी की सरकार को हिलाना है। ये एक बार में नहीं हुआ था, ये छोटी छोटी घटनाएं हुई थी जिनके कारण हुआ था। पहले उनको समझते हैं, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि कैसे राहुल गांधी ने अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारी और ये जो वोटर अधिकार यात्रा, इसके पीछे का एजेंडा क्या है। एक तो आप लोग देख रहे हैं कि जो मुख्य चुनाव आयुक्त है, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसमें कई सवालों के जवाब दिए। हालांकि कुछ ऐसे जवाब हैं जो अब तक लोगों को हजम नहीं हुए हैं। पहले हम बात करेंगे धनखड़ जी की, उसके बाद हम आएंगे ज्ञानेश्वर सिंह की और फिर वोटर अधिकार यात्रा का सीन क्या। जगदीप धनखड़ जी बहुत अच्छे से साथ निभा रहे थे क्योंकि उनको ये पद दिया गया था एनडीए सरकार के द्वारा, यानी कि मोदी सरकार और उनके घटक दल जो है, जो उनके साथ मिलकर काम कर रहे हैं। उन्होंने उनको उपराष्ट्रपति बताया। धीरे धीरे उम्र के साथ बढ़ते बढ़ते जो बचपना आ जाता है, मैं यही कहूंगा, मेरे अपने पर्सनल विचार है, तो उसमें वो घटनाएं जुड़ती चली गई। सबसे पहले तो धनखड़ जी अपनी फैमिली के साथ विदेश गए थे। विदेश गए तो वहां पर उन्होंने एक्सपेक्ट किया था कि मुझे भैया वही वाली प्रधानमंत्री जैसी सिक्योरिटी और वैसी वही आदर मिलना चाहिए। हालांकि उन्होंने कहा था कि ये मेरी पर्सनल विजिट थी, लेकिन फिर भी वो एक्सपेक्ट कर रहे थे। उसके बाद राष्ट्रपति अमेरिका के जब यहाँ पर आए भारत में, वेंस, तो उन्होंने कहा कि भैया एक उपराष्ट्रपति है, ये भी उपराष्ट्रपति से मिलना चाहिए। कई लोग सोचेंगे बात तो सही है, लेकिन उन्होंने कहा कि जयशंकर जी से अगर वो मिल रहे हैं तो मुझे आके ब्रीफ करना चाहिए। ये आज तक के इतिहास में नहीं हुआ था, लेकिन धनखड़ जी कह रहे थे मुझे मिलना चाहिए। कह क्यों रहे थे और ये सारी चीजें सोच क्यों रहे थे? उनका कहना था, जहां पे भी देखो राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री, इन दोनों की ही चर्चा होती है, मेरी कहीं चर्चा नहीं हो रही है। हालांकि पूरा का पूरा समर्थन दिया जा रहा था सरकार के द्वारा, धनखड़ जी को बात को आगे रखा जाता था, लेकिन उनको ये भावनाएं कैसे जागी, क्योंकि परिवार के कई लोग भी कांग्रेस से जुड़े हुए हैं। उन्होंने कांटेक्ट किया धनखड़ जी से एज ए जाट। मैं आपको ये बात बता रहा हूं, जब उनसे कांटेक्ट किया गया और उनको ये बातें बताई गई कि भैया आप ऊपर होने चाहिए, यहाँ पे प्रधानमंत्री की चीजें होती हैं, और वो उन चीजों से बहक भी गए। ये सुनने में बचपना लगेगा, लेकिन ये जो घटनाक्रम हुए उनसे यही पता चलता है। एक चीज हो गई, उनके परिवार जब परिवार के साथ गए थे उनको सिक्योरिटी का लगा। दूसरा, उनको लगा कि जब वो राष्ट्रपति आए अमेरिका के, उनको ब्रीफ किया जाना चाहिए जयशंकर के द्वारा, वो भी कभी नहीं हुआ था। फिर उन्होंने कहा कि भैया जो फोटो लगती है वहां पर राष्ट्रपति की और प्रधानमंत्री की लगती है, उपराष्ट्रपति की क्यों नहीं लगती है? अरे भैया, राष्ट्रपति सबसे बड़े होते हैं और देश को जो जिनकी सरकार है वो प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति के अपने अधिकार होते हैं। आप वहां पे बैठते भी हैं, चेयर पे बैठते हैं, आप सब लोगों की सुनते हैं, लेकिन उनको अलग ही नशा हो गया था। नशा इन द सेंस कि वो चाहते थे, और उन्होंने इसका जवाब भी दिया था। उन्होंने कहा भी था कि मैं चाहे रहूं या ना रहूं, यानी कि जब भी मैं राष्ट्र उपराष्ट्रपति पद से हट जाऊं, लेकिन मैं जाऊंगा तो ऐसा कर जाऊंगा कि उपराष्ट्रपति की फोटो भी लगेगी। जो सुप्रीम कोर्ट के जज थे, वहां उनके घर से ही पैसे बरामद हुए, तो उन्होंने कांग्रेस के साथ और कई दलों के साथ मिलकर ये बोलना शुरू कर दिया कि भैया मैं ही हूं, मैं ही न्याय दिलाऊंगा। केजरीवाल और संजय सिंह को उन्होंने अपने घर पे बुलाया। उन्होंने कोई टाइम नहीं मांगा था, केजरीवाल ने या फिर संजय सिंह ने उनको अपने घर पे बुलाया और उनको बोला कि भैया तुम लोग आओ, तुम कुछ करते क्यों नहीं हो प्रधानमंत्री का। यस, प्रधानमंत्री का, यानी कि उनको पद से हटाने के लिए, क्योंकि उनको फील हो रहा था कि भाई मेरी भी उतनी ही पूछ होनी चाहिए। अब उन्होंने कहा कि भाई हम क्या कर सकते हैं, तो उन्होंने कहा कि आप जाइए और चंद्रबाबू नायडू से मिलिए। अब चंद्रबाबू नायडू से मिलने का क्या मतलब होता है ये आप समझ सकते हैं। चंद्रबाबू नायडू के सपोर्ट से एनडीए सरकार चल रही है और दूसरी तरफ नीतीश कुमार के सपोर्ट से दो मुख्य पार्टियां हैं जिनको
बीजेपी को सपोर्ट किया हुआ मुख्य, बाकी और भी है लेकिन ये मुख्य पार्टियाँ हैं। तो आप समझ सकते हैं कि वहाँ पे चल क्या रहा था। एक और चीज़ वो क्या कर रहे थे, वो आरएसएस के करीब जा रहे थे। कभी उन्होंने ज़िंदगी में आरएसएस की ना बात की, ना तारीफ़ की, लेकिन वो आरएसएस के करीब जा रहे थे। लेकिन वो एक चीज़ भूल गए थे कि आरएसएस के जो पदाधिकारी हैं, चाहे वो महाराष्ट्र में बैठे हों, कहीं पे भी बैठे हों, वो सरकार नहीं, वो चुन नहीं सकते। चुनता कौन है, वोट कौन देता है, ग्राउंड पे काम कौन करता है, स्वयंसेवक, यानी कि आरएसएस के जो मुख्य लोग हैं, और उन मुख्य लोगों के दिल में कौन बसे हुए हैं इस टाइम पे, नरेंद्र मोदी। तो शायद वो उनकी कैलकुलेशन थी वो गलत हो गई थी। ये सारी प्लानिंग चल रही थी, कांग्रेस यहाँ पे मुख्य मुद्दों पर उलझाए हुए, और पीछे ही पीछे ये काम चल रहा था कि कैसे एकदम से सरकार गिरा दी जाए। आप लोगों को याद होगा, अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार एक वोट से गिरी थी। यहाँ पे ऐसी प्लानिंग की जा रही थी, सामने उलझाया जाए और पीछे से एक काम कर दिया जाए। समय रहते यहाँ पे लोगों को पता चल गया, कांग्रेस ये दिखाना चाह रही थी कि जो सरकार है वो कुछ नहीं कर रही है, किसके खिलाफ? करप्शन के खिलाफ, और हम ही सब कर रहे हैं। और वहां पे हीरो कौन बनने वाला था? जगदीप धनखड़। तो एक साथ कई काम हो रहे थे। यहाँ पे ये दिखाया जा रहा था कि विपक्ष है वो करप्शन के खिलाफ है, लेकिन करप्शन की आप देखिए, 4 लोग जो फोटो में खड़े हैं, आप लोग देखिए, चाहे वो राहुल गांधी हो, लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव या फिर खड़गे, चारों के नाम स्कैम है। ठीक है? और ये अभी खड़े हैं वोटर अधिकार यात्रा में। लेकिन ये जब चीजें चल रही थी, उसके बाद सीधा-सीधा प्रस्ताव लाया गया और सब लोगों ने इस पर हस्ताक्षर भी किए कि भैया जगदीप धनखड़ ऐसे-ऐसे पार्टी के जो हित के खिलाफ जा रहे हैं, मतलब कि सरकार गिराने की कोशिश कर रहे हैं, और उनके खिलाफ ये प्रस्ताव लाया गया। उसके बाद आपने देखा उन्होंने खुद इस्तीफा दे दिया। हालाँकि अभी आगे उनके परिवार के एसेट्स की भी जाँच हो सकती है। अब आप ये सोचेंगे यार, जब उनका उपराष्ट्रपति था तब तो जाँच हुई नहीं। क्या-क्या उन्होंने किया है, किस टाइम पे किया है, कितना फ़ायदा लिया है, इसकी भी जाँच हो सकती है। ऐज़ ए जाट मैं बोल रहा हूँ कि अगर आप, जिन्होंने आपको बनाया है, आप उन्हीं का अगर गला काटने के चक्करों में रहते हैं, तो ऐसी चीज़ें होती हैं, और मुझे नहीं लगता कुछ भी गलत हुआ है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ वहाँ से हटाए गए हैं, जो भी आप समझ सकते हैं। अब यहाँ पर एक नए उपराष्ट्रपति नाम का ऐलान भी हो गया। ये कोशिश थी हटाने की। जब वो कोशिश उल्टी पड़ गई, तब राहुल गांधी सामने आए और बोले कि मैं एक बॉम्ब फोड़ूंगा। और ये बॉम्ब जो आप सामने देख रहे हैं, ये बॉम्ब उन्होंने फोड़ा। 4 चीजें उन्होंने बोली थी, जिसका जवाब भी दिया गया इलेक्शन कमीशन के द्वारा। मैं आप लोगों को एक-एक करके उसका जवाब देता हूं। डुप्लीकेट वोटर्स की बात की गई थी, 11,965। जब भी इलेक्शन होते हैं, तब इलेक्शन कमीशन सब लोगों को, सारी पार्टियों को कहता है कि आप लोगों का सहयोग चाहिए। आप लोग बताइए कहाँ-कहाँ पे आपको गलतियाँ नज़र आती हैं, त्रुटियाँ नज़र आती हैं। ये रही लिस्ट, सारी लिस्ट सबको दी जाती है और बोला जाता है कि आप लोग भी हेल्प करिए। ये हमेशा चलता है, नई बात नहीं है। और वहाँ पे पार्टियाँ करती हैं, नाम हटवाना हो, जोड़ना हो, सब लोग अपने-अपने तरीके से काम करते हैं। तो जो डुप्लीकेट वोटर की बात 1 साल के बाद लाई गई है, आप समझ सकते हैं इसके पीछे का एजेंडा क्या है। फेक और इनवैलिड एड्रेसेस की बात यहाँ पे की जा रही है। उसकी 100 देखो, जो-जो चीज़ें लग रही हैं, जो राहुल गांधी ने पेश की, हालाँकि इलेक्शन कमीशन का कहना है कि ये सारी बातें निराधार हैं, और अगर उनको लगता है कि ये चीज़ें फेक हैं, तो राहुल गांधी को हलफनामा दायर करके करना चाहिए। देखो, मुझे लगता है कि इसमें प्रॉब्लम क्या है, अगर वो हलफनामा दायर करेंगे, चीज़ें सामने आएँगी, उसके बाद इलेक्शन कमीशन उसके ऊपर काम करेगा, एक्शन लेगा, एक कमेटी बनाई जाएगी, तो ये चीज़ें होनी चाहिए। लेकिन राहुल गांधी को पता है इस टाइम पे सबसे बड़ी ताकत जो है, वो है चिल्लाने की। यानी कि सोशल मीडिया पे आप जितनी ज़ोर से झूठ बोलोगे, और आप लोगों को पता है कि बीजेपी का आईटी सेल इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है। ये आप सभी लोगों को पता है, मैं नहीं कह रहा हूँ, आप लोग भी देख चुके हैं। अब कांग्रेस का आईटी सेल सिर्फ कांग्रेस का नहीं है, उसमें ऐसे-ऐसे लोग उसका साथ देते हैं, ध्रुव राठी और भी बड़े-बड़े जो यूट्यूबर्स हैं, वो इनके प्रोपेगेंडा को चलाते हैं। कितना पैसा किसको मिलता है, ये आप लोग समझ सकते हैं। तो इनवैलिड फोटोज़ की भी बात की गई, मिसयूज़ ऑफ फॉर्म 6 की बात की गई, जिसके अनुसार नए वोटर को जोड़ा गया था। अब एक सीट की बात करके कांग्रेस ने कहा कि पूरे देश में यही खेल हो रहा है। अब इसका कारण क्या है ये बोलने का और हलफनामा ना दायर करने का? सीधा-सीधा एक बात यहाँ पर कोशिश कर रहे हैं राहुल गांधी कि अपने वोटर्स को किस तरीके से भड़काया जाए। अब वोटर्स की बात कर लेते हैं, उनके वोटर्स ज्यादातर, मैं कहूँगा 50% से ऊपर उनके जो वोटर हैं, वो हैं मुस्लिम वोटर, जो मुझे लगता है पर्सनली। अब चाहे रामनवमी पे पत्थर फेंकना हो या कहीं पे भी करना हो, उसकी योगी जी कार्रवाई करते हैं, बाकी लोग करते हैं। लेकिन अपने वोटर्स को भड़काना कि भैया तुम हमें वोट दे रहे हो, लेकिन तुम्हारे वोट काम नहीं कर रहे, क्योंकि बीजेपी के साथ मिलकर चुनाव आयोग ये कर रहा है। उसका अभी कुछ फ़र्क नहीं दिख रहा आपको, दंगे नहीं दिख रहे हैं।
जैसे जैसे इलेक्शन नजदीक आएगा, यानी कि बिहार का इलेक्शन होगा, उस टाइम पे क्या चीजें हो सकती है। पहले राहुल गांधी ने कोशिश की थी ये बोलने की ईवीएम खराब है। भैया इलेक्शन कमीशन ने कहा लाइव हम करेंगे, आप लोग आइए, हम लोग ईवीएम लेके आइए, कौन सी ईवीएम पे क्या चेक करना है हम आपके सामने करके दिखाएंगे आपको, और ठीक है करते हैं। संजय सिंह ने भी कहा, बहुत सारी पार्टियों ने कहा, टाइम भी दे दिया कि भैया आ जाओ, इस दिन आ जाओ। कोई भी नहीं गया, क्योंकि सबको पता है कि सिर्फ सोशल मीडिया पे झूठ फैलाने से लोगों के मन में ये चीजें क्रिएट की जा सकती हैं कि ईवीएम में गड़बड़ी है। अब उदाहरण देते हैं कि ये देश भी करता है, वो देश भी करता है। मोस्टली देश जो हैं वो ईवीएम से कर रहे हैं इस टाइम पे इलेक्शन। इनके पिताजी कहते थे राहुल गांधी के कि भैया ईवीएम आनी चाहिए, ये जो डब्बे से वोट डाल के हो रहा है ना, इससे मैं हार गया, जब वो हारे थे अपना चुनाव। अब बेटा कई बार हार चुका, वो कह रहा है ईवीएम में गड़बड़ी है। अरे भैया कर चाहते क्या हो तुम लोग? सुना था ना आप लोगों ने वो थ्री इडियट्स मूवी का किसका था डायलॉग, चाहते क्या हो? तो ना तो इनके पिताजी को पता था, ना इनको पता है कि ये लोग चाहते क्या है। तो अब इन्होंने नया पैतरा निकाला कि ये बोल दो भैया वोट फर्जी, वोटर फर्जी है। 100% एक्यूरेसी वोटर लिस्ट में 140 करोड़ के देश में अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो वो हो ही नहीं सकती है। और मैं ये नहीं कहता इसको एक्सक्यूज के तौर पर लेना चाहिए। और जहां पे अगर गड़बड़ियां दिख रही हैं, आप चुनाव से पहले क्यों नहीं जाते? अभी भी टाइम दिया हुआ। बिहार चुनाव से पहले सरकार ने पूरा 1 महीना दिया था कि भैया आप लोग आइए और हमें बताइए कि कहां पे क्या गलती हो सकती है। अब जो बिहार की तरफ चलते हैं, अब जो प्रक्रिया की जा रही है जिसमें जो गलत फेक वोटर्स हैं उनके नाम काटे जा रहे हैं, असली दर्द वहां से राहुल गांधी को हो रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि फेक वोटर्स जो हैं वो इस तरीके से वोट डालते हैं, किसके समर्थन में आप सोचिए? रोहिंग्या, बांग्लादेशी घुसपैठिए, किसके समर्थन में वोट डालते होंगे? बिहार आपने बंगाल में देखा था, डेफिनेटली वो सबको पता है। तो मेरा भी पर्सनल व्यू है कि बंगाल में ममता बनर्जी को वोट डालते हैं। फिर वो बिहार में जब चुनाव होता है तो दिल्ली में चुनाव होता था तो दिल्ली में आ जाते थे जो कि केजरीवाल को वोट दे रहे थे। जो अब की बार रिजल्ट आया उससे साफ हो गया, जब इतने सारे वोट कटे, सुरक्षा के तहत वो किया गया। और अब देखो आधार कार्ड जो है वो फर्जी बनाया जा सकता है और बना भी रहे हैं। इसी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए गवर्नमेंट एक रूल ला रही है जिसके अनुसार इन जो मेन कार्ड्स है इनको लिंक किया जाएगा ताकि ये पता लगाया जा सके कि भैया फर्जीवाड़ा कहां हुआ है। उसमें टाइम लगेगा, प्रोसेस है, लंबा प्रोसेस है। आप ये तो सोच नहीं सकते, अभी मैं ऑस्ट्रेलिया में बैठा हुआ, मैं यहाँ पे सोचूंगा कि भैया यहाँ पे होगा, यार यहाँ की जनसंख्या ऑस्ट्रेलिया भारत से 7-8 गुना बड़ा देश है, और भारत के मैप में दिल्ली एक बिंदु की तरह है। तो आप सोचिए ऑस्ट्रेलिया की पूरी पॉपुलेशन पूरे ऑस्ट्रेलिया की एक इस बिंदु की तरह है, तो यहाँ पे अगर कोई चीज अप्लाई करनी होगी, इट्स नॉट अ बिग डील, यहाँ पे किया जा सकता है। लेकिन भारत में ऐसा किया जाना, इट टेक्स टाइम। और टाइम क्यों लगता है? क्योंकि जगह जगह पर वहां पे करप्शन फैला हुआ है, और वो करप्शन बहुत लंबे समय से है और उसको धीरे धीरे ठीक भी किया जा रहा है। टाइम लगेगा, कोई जादू की छड़ी कोई नहीं कर सकता। आप, मैं कह रहा हूं जिस मर्जी को आप प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, नेता बना दीजिए, जादू की छड़ी किसी के पास नहीं, टाइम लगता है। तो अब ये बात समझ में आ गई तेजस्वी यादव को और राहुल गांधी को कि भैया यहाँ पे तो कांड हो रहा है, और यहाँ पे वोटर की जो लिस्ट, जो वोटर काटे गए हैं, इसमें हमारी वोट गई है। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दे दिया कि जो इलेक्शन कमीशन है उनको सारे वोटर जो हैं जिनके नाम काटे हैं, रीजन के साथ आपको पब्लिश करनी पड़ेगी। इट्स अ वेरी गुड स्टेप। अब इसमें बीजेपी नहीं फंसी, इसमें फायदा हुआ बीजेपी को, और विपक्ष फंस गया। आप सोचेंगे कैसे? क्योंकि वहां पे सीधे सीधे अब पहली बात इलेक्शन कमीशन को बताना पड़ेगा क्यों क्यों काटे हैं, फर्जी थे भैया, मर गए थे, क्या हुआ था, किन किन के साथ क्या क्या चीजें हुई, वो सारे छापने पड़ेंगे वहां पे। और वो जब सामने आ जाएंगे तो अब इनके पास कोई कारण नहीं रहा ये बोलने का कि भैया यहाँ पे नाम क्यों काटे गए हैं। टाइम दिया गया है 4-5 दिन का कि भैया इसके अंदर अंदर इनको पब्लिश करना पड़ेगा। प्रोपेगेंडा वहां पे फेल। अब ये वोटर अधिकार यात्रा वहां पर निकाल रहे हैं, तेजस्वी यादव जो है वो जीप चला रहे हैं, और उसमें साफ साफ दिखाई दे रहा है, मैं ये नहीं कह रहा वो ड्राइवर है, काम यही कर रहे हैं। और दिखाया ये जा रहा है कि राहुल गांधी को जननायक बताया जा रहा है। उन्होंने अपने पैरों पर कुल्हाड़ी इसलिए मारी, सुप्रीम कोर्ट में एक से एक लॉयर वहां पर लेके गए ताकि चुनाव जो ज्ञानेश कुमार हैं उनकी धज्जियां उड़ाई जा सके। लेकिन उल्टी धज्जियां उड़ गई विपक्ष की, क्योंकि अब वो चीजें जब पब्लिश होंगी तो वो ये नहीं कह सकते कि ये गलत हुआ है। अगर वो ये बोलेंगे तो इसका मतलब सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर की अवहेलना कर रहे हैं, कि कह रहे हैं कि ये चीजें गलत हैं, जबकि चुनाव आयोग उनको प्रकाशित करेगा। अब महाभियोग लाया जा रहा है ज्ञानेश कुमार के खिलाफ।
अब क्यों लाया जा रहा है? वो कह रहे हैं कि क्योंकि उन्होंने बोल दिया राहुल गांधी या तो साइन करके 7 दिन के अंदर-अंदर हमें दें कि भैया ये चीज़ें गलत हुई हैं, हम सबका जवाब देंगे और उसको हम पब्लिश भी करेंगे, या फिर राहुल गांधी पूरे देश से माफी मांगे। तो राहुल गांधी यहां पर बुरे तरीके से फंस गए हैं, अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मार ली है। जो बीजेपी के वोटर है वो कहीं नहीं जाने वाले। जो बीजेपी को वोट देते हैं वो ये थोड़ी सोचेंगे कि भैया ये फर्जी वोटों का कह रहा है, अब हम तो चलो कांग्रेस को ही देंगे। ऐसा तो कोई नहीं सोचेगा। जो बीजेपी को वोट देगा वो बीजेपी को ही देगा, एनडीए को ही वोट देगा। लेकिन जो दंगे कराने की साजिश इनडायरेक्टली की जा रही है उसका भी अब एक्सपोज हो गया है और कड़ी सुरक्षा ऑलरेडी वहां पे धीरे-धीरे बढ़ाई जाने लगी बिहार में। कई आपको दिखेंगे वहां पे पान मसाला, बीड़ी इन लोगों में उलझाए रखना चाहते हैं तेजस्वी यादव, क्योंकि पहले पिताजी ने चारा घोटाला किया, बेटे ने जमीन के नाम पे नौकरी दी, दोनों पे केस चल रहे हैं, लेकिन फिर भी ये कह रहे हैं कि हम विकसित करेंगे, विकसित करेंगे। मेरा अपना पर्सनली मानना है नीतीश कुमार को इस बार मुख्यमंत्री नहीं बनाया जाना चाहिए, कोई नया चेहरा आना चाहिए और मुझे लगता है कि पासवान की पार्टी इस बार अच्छी सीटें लेके आएगी और बिहार के ऊपर भी हम चर्चा करेंगे। लेकिन राहुल गांधी को अब उन्हीं के पैर पे अब कुल्हाड़ी पड़ गई है। उपराष्ट्रपति को अपनी साइड करके सरकार गिराने से लेके और जो चाहते थे कि कई लाख नाम काटे गए हैं बिहार में, दो चीजों से जो सरकार को घेरना चाहते थे दोनों ही चित हो गए हैं इस टाइम पे। तो राहुल गांधी सिर्फ और सिर्फ ये दिखा रहे हैं कि हम न्याय के लिए लड़ रहे हैं। जो वो पहले भी भारत जोड़ो यात्रा के नाम पे कर रहे थे, वो भी फ्लॉप हुई थी, 2 बार फ्लॉप हो चुकी है। अब देखते हैं ये कितना हिट होता है, फ्लॉप होता है। आप लोगों का क्या सोचना है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। आप लोगों के साथ और भी हम वीडियोज़ लेके आएँगे और आप लोगों के भी कमेंट जो आप जिस टॉपिक पे वीडियो देखना चाहते हैं, उसके बारे में भी आप कमेंट कर सकते हैं। अभी के लिए इतना ही। बहुत-बहुत धन्यवाद देखने के लिए। जय हिंद, जय भारत।